गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं, इसमें कुछ प्रमुख अपचायक, कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे रिडक्टेंट्स होते हैं उनका क्या रिएक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से वो दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं, दूसरे यौगिकों को अपचयित करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए अपना सबसे पहला रिडक्टेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है H2S शो रिड्यूसिंग नेचर एंड इट इज ऑक्सीडाइजेस टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, ये खुद ऑक्सीकृत होकर के यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, H2S से सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है और किसी दूसरे यौगिक को, किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिएक्शंस को ध्यान से देखिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए, जो आपको साधारण सी चीज़ें, सामान्य सी बातें आपको बताई गई हैं ऑक्सीडेशन को लेकर के, रिडक्शन को लेकर के, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन को लेकर के, बस उन्हें ध्यान में रखिए। आपके लिए एकदम क्लियर होगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए H2S यहाँ पर सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन निकल जाती है। जब हाइड्रोजन निकल जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि H2S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, H2S का ऑक्सीकरण हो गया। अब इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल करके किसी ना किसी से तो जुड़ेगी जा करके, तो जिससे भी हाइड्रोजन ये जा करके जुड़ेगी उसका क्या हो जाएगा, उस यौगिक का, उस कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि उसका अपचयन हो जाएगा। क्योंकि रिडक्शन कहता है हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन कहलाता है हाइड्रोजन का ऐड होना, रिडक्शन कहलाता है। अब इस H2S की वजह से किसी दूसरे कंपाउंड में, किसी दूसरे यौगिक में जाकर के, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो H2S क्या कहलाएगा, H2S कहलाएगा उस कंपाउंड को रिड्यूस करने वाला एजेंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और हिंदी में कहते हैं अपचायक, और आप इसे रिडक्टेंट, REDUCTANT, रिडक्टेंट, इसके नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसकी रिएक्शंस से भी समझ लेते हैं कि किस तरह से जो H2S है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो दूसरे यौगिकों को, दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं K2Cr2O7, जो कि आपने पहले पढ़ा था, एक ऑक्सीकारक होता है, एक ऑक्सीडेंट होता है। इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड से करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करवानी है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो H2S है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए वो यहाँ से मैंने एरो से दिखा हुआ है, H2S जो है वो सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हट गई। अब ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ किस में रही है, ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ रही है K2Cr2O7 में। तो K2Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हुआ Cr2SO4 के होल थ्राइस में और K2SO4 में। तो यहाँ पर H2S की वजह से ये जो आपका K2Cr2O7 था, इसका क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, इसका अपचयन हो जाता है। इसीलिए जो H2S है वो खुद क्या कहलाता है, रिडक्टेंट कहलाता है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, एक ऑक्सीकारक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर रहा है, जब H2S से रिएक्शन करता है, H2S से अभिक्रिया करता है, H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होगा, फिर से वही चीज़ होगी कि KMnO4 H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में, यानी कि KMnO4 H2S को ऑक्सीकृत कर रहा है सल्फर में, हाइड्रोजन हट गया H2S से, सल्फर में परिवर्तित हो गया, तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसमें से हाइड्रोजन निकल करके किसी में जुड़ेगा जा करके, तो किस में जुड़ रहा है, यहाँ KMnO4 में जुड़ रहा है। तो KMnO4 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है H2S की वजह से, इसीलिए H2S क्या कहलाएगा, रिडक्टेंट। शेष जो हमारी बाकी जो रिएक्शंस हैं उनमें भी इसी तरह से H2S जो है वो दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसीलिए क्या कहलाता है, रिडक्टेंट। जैसे यहाँ पर एक और अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए H2S है, H2S ने क्या करा, Cl2 से रिएक्शन करी, क्लोरीन से रिएक्शन करी, H2S किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर में कन्वर्ट हो गया, H2S जो है वो सल्फर में परिवर्तित हो गया। तो H2S से हाइड्रोजन निकल गई, यहाँ पर लिखते हैं -H, हाइड्रोजन क्या हो गई, निकल गई, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हो गया, H2S का हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया। वहीं पर
Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है HCl में। आप ध्यान से देखिए, क्लोरीन में हाइड्रोजन जाकर जुड़ गई, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन यानी कि अपचयन। क्लोरीन में हाइड्रोजन किसकी वजह से जुड़ रही है? H2S की वजह से जुड़ रही है, इसलिए H2S क्या कहलाएगा? H2S बन जाएगा रिडक्टेंट यानी कि अपचायक। तो H2S की वजह से, क्योंकि क्लोरीन का अपचयन हो गया, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गई, इस वजह से H2S खुद क्या कहलाएगा? अपचायक यानी कि रिडक्टेंट। इसको यहाँ पर कट करके हम ठीक कर लेंगे। ये है हमारा रिडक्टेंट और क्लोरीन है हमारा ऑक्सीडेंट। क्लियर है? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे H2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यानी कि अपचायक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि हमारे सिलेबस से हट चुका है, इसलिए यहाँ पर इसकी रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो SO2 होता है, जिसे हम सल्फाइड भी कहते हैं, ये भी क्या होता है? हमारा एक अपचायक होता है। कैसे? कह रहे हैं SO2 दैट इज सल्फरस एसिड एंड मेटल सल्फाइड्स ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर अगर आप देखें, जो SO2 है, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है यानी कि जलीय विलयन बनाते हैं, तो आप इसको क्या कर दो? वाटर में डिसॉल्व कर दो। जैसे आप इसे पानी में घोलोगे तो ये बन जाएगा H2SO3, H2SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आपका H2SO3 है, ये ऑक्सीकरण के बाद यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाने के बाद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब तो बात आती है कि SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका यहाँ पर क्या हो रहा है? वो हो रहा है ऑक्सीकृत। जो SO2 होता है वो खुद ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरों को क्या कर देता है? अपचयित, यानी कि SO2 खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे कंपाउंड्स को, दूसरे यौगिकों को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, अपचायक की तरह व्यवहार करता है। इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे अच्छी रिएक्शन हमारी ये Cl2 वाली है। देखिए Cl2 यहाँ पर SO2 से जब रिएक्शन करता है वाटर की प्रेजेंस में, क्यों? क्योंकि हमें सॉल्यूशन कैसा चाहिए? एक्वस। हमें विलयन कैसा चाहिए? जलीय विलयन चाहिए। तो हमने यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में जब क्लोरीन की रिएक्शन SO2 से कराई, तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया? देखिए सीधे जा कर के HCl में कन्वर्ट हो गया। और हम सबको पता है कि जब क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो क्लोरीन का क्या हो गया? यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? हमने कहा क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का अपचयन हो गया। अपचयन हो गया किसकी वजह से हुआ ये रिडक्शन? क्लोरीन का SO2 की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से इसमें आकर के हाइड्रोजन जुड़ गई, जिस वजह से जो SO2 है हमारा, वो किसकी तरह कार्य करेगा? रिडक्टेंट यानी कि अपचायक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रबल ऑक्सीकारक एवं अपचायक, और ये किस तरह से हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, ये हमने इसमें समझा। ये मैंने जो एक्सप्लेन किया है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज़ कर ली थी, बुक्स चेंज नहीं करी हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जब आप रिएक्शन पर फोकस करेंगे, अभिक्रियाओं को देखेंगे ध्यान से, तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या फिर ऑक्सीकरण। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले तो हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अभिकारक अणुओं के आधार पर अभिक्रियाएं। अभिकारक अणु क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लेते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके बीच में रिएक्शन होती है, वही कहलाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या अभिकारक अणु। तो अभिकारक अणुओं के आधार पर हम पहली तो हमारी जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं उन्हें विभाजित कर सकते हैं। दूसरा जो विभाजन होता है, दूसरा जो प्रकार है, वो है अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर, यानी कि नेचर ऑफ द रिएक्शन। आपकी जो रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उनका नेचर कैसा है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अभिकारक अणुओं के आधार पर जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो तीन प्रकार की हैं मुख्यतः। सबसे पहली है अंतराणुविक रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड है स्वतः रिडॉक्स या असमानुपातन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड थर्ड है
अंतः अणुक, दोनों में समझिए मतलब डिफरेंस, अंतरा अणुक और अंतः अणुक। अंतः अणुक रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये था इंटरमोलिकुलर, ये है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये होती क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले अंतराणुक रिडॉक्स अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में एक क्रियाकारक ऑक्सीकारक व दूसरा अपचायक हो। बहुत सिंपल है समझना कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक जो रिएक्टेंट हो वो क्या हो, एक रिएक्टेंट, एक जो हमारा अभिकारक है वो ऑक्सीकारक हो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और दूसरा जो अभिकारक है, जो दूसरा रिएक्टेंट है हमारा, वो क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, अपचायक हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन या अंतराणुक रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर ये जो रिएक्शन है अगर आप देखें, FeSO4 KMnO4 और H2SO4 के बीच में रिएक्शन जब हुई तो KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि FeSO4 जो होता है वो एक अपचायक होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सेम रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक अभिकारक हमारा ऑक्सीकारक है, और दूसरा रिएक्टेंट, दूसरा अभिकारक जो है अपचायक है। तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, अंतराणुक रिडॉक्स अभिक्रिया। सेकेंड चीज, स्वतः रिडॉक्स या असमानुपातन अभिक्रिया, जिसे ऑटो रिडॉक्स कहते हैं। ये क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में एक परमाणु ही स्वतः ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों दिखाता हो। मैंने आपको बताया था जब ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन कर रहा था, ऑक्सीकरण समझा रहा था, तो उसमें एक एग्जांपल आया था क्लोरीन का, कि क्लोरीन जो होती थी वो ऑक्सीकारक तथा अपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करती है। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट, एक ही अभिकारक जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करे और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करे, यानी कि ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करे, तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं ऑटो रिडॉक्स, क्योंकि इसमें खुद ही वो रिडॉक्स रिएक्शन दे रहा है ना। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो 2Cu+ है, कॉपर के ऊपर एक प्लस आयन है, Q+ आयन है आपके, इसके दो मॉलिक्यूल जब लेते हैं तो एक कन्वर्ट हो जाता है, एक जो मॉलिक्यूल है, जो एक पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2+ में, और एक Cu में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक में इलेक्ट्रॉन घट गए, एक में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इलेक्ट्रॉन का घटना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का घटना कहलाता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर में, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ कॉपर में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो सेम Q+ आयन के अंदर ही ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और रिडक्शन यानी कि अपचयन भी हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है हमारा स्वतः रिडॉक्स या असमानुपातन अभिक्रिया। थर्ड है अंतःअणुक। इसमें क्या होता है कि जब किसी अभिक्रिया में एक ही अणु का कोई परमाणु, मतलब अब परमाणु की बात नहीं, यहाँ पर परमाणु की बात थी, एटम की बात थी, अब हम पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल होगा और उस एक मॉलिक्यूल में यानी अणु में, अब अणु बनते कैसे हैं, अणु जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 1 और मोर देन 1 टाइप के एटम्स से मिलकर के बनते हैं। तो कह रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूल्स में अगर अलग अलग एटम्स हों और एक एटम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे और दूसरा एटम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, यानी कि समान मॉलिक्यूल में, एक ही अणु में अगर एक परमाणु जो है वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करे और एक जो परमाणु है वो हमारे अपचायक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करे, तो ऐसी रिडॉक्स अभिक्रियाओं को अंतःअणुक या इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप KClO3 को देखें तो KClO3 किस में कन्वर्ट हो गया, KCl में और O2 में कन्वर्ट हो गया। अब आपका जो पोटेशियम होता है वो धन आवेशित होता है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कम करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि KClO3 अणु का जो Cl- परमाणु है, जो Cl है, वो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली में रिड्यूस हो गया, उसका अपचयन हो गया। कैसे, Cl से पहले यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ ऑक्सीजन हट गए, क्लोरीन से ऑक्सीजन निकल गए। तो क्लोरीन से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का निकलना कहलाएगा अपचयन यानी कि रिडक्शन। इसीलिए कहा गया Cl- परमाणु, जो Cl- जो एटम है हमारा, वो रिड्यूस हो रहा है, अपचयित हो रहा है। वहीं पर ऑक्सीजन देखिए पहले किसके साथ जुड़ा था, पोटेशियम के साथ जुड़ा था, और पोटेशियम का काम होता है इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में।
तो यहाँ पर पोटेशियम इससे दूर हट गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इस वजह से जो O- परमाणु है, जो ऑक्सीजन एटम है, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो एक ही अणु के अंदर जो आपका एक परमाणु है Cl वाला, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। और जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह की जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, वो कहलाती हैं अंतःअणुक रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये था हमारा पहला प्रकार, अभिकारक की प्रकृति के आधार पर। अब दूसरा जो हमारा बेसिस है वो है अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर, यानी कि नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कितने टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं। आपने सबसे पहले तो एक पढ़ी होगी एडिशन रिएक्शन, यानी कि योग अभिक्रियाएं। योग अभिक्रियाएं और एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें दो चीज़ें आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड देती हैं, एक उत्पाद देती हैं। दो अभिकारक होंगे, वो मिल जाएंगे और एक उत्पाद बना लेंगे, यानी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे और एक प्रोडक्ट दे देंगे। इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते होंगे और हिंदी में इन्हें योग अभिक्रियाएं कहा जाता है। सेकंड होती है हमारी अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन का मतलब होता है डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक जो हमारा अभिकारक अणु होगा वो दो या दो से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाए। तो किसी भी अभिकारक का टूटना, किसी भी रिएक्टेंट का डिकम्पोज होना कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रियाएं। थर्ड टाइप इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता था, जो अधिक क्रियाशील हमारी धातुएं होती थी, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते थे, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते थे। यानी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर देती है। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। चौथा होता है हमारा असमानुपातन अभिक्रियाएं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होंगी, जिनमें एक ही एटम जो है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ठीक आपकी ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं, जिनमें एक ही जो हमारा रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा, उसी का रिडक्शन भी होगा और उसी का ऑक्सीडेशन, यानी कि सेम एटम का या मॉलिक्यूल का, समान परमाणु या अणु का अपचयन और ऑक्सीकरण हो, उसे ही कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इन टाइप्स को भी और अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले योग अभिक्रिया, मैं बुक यही यूज़ करूँगा, बट लैंग्वेज मेरी बायलैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले जो योग अभिक्रिया हैं, जिन्हें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा, क्या होता है कि इन अभिक्रियाओं में अभिकारक अणु आपस में संयुक्त होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। इन अभिक्रियाओं का सामान्य निरूपण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कैसे इनको शो कर सकते हैं कि एक आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A है और एक B है, एक अभिकारक अणु आपका A है, एक B है, दोनों मिलकर के प्रोडक्ट देंगे AB। मान लो यहाँ पर इन्होंने क्या प्रोडक्ट दे दिया, AB आपका प्रोडक्ट दे दिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाएंगी योग अभिक्रियाएं। एडिशन रिएक्शन, in these reactions reactant molecules combined with each other to form product. These reactions may be expressed as A plus B gives product AB. अब इनमें रिडॉक्स रिएक्शन की बात कहाँ से आ गई, तो जब आपका एक मॉलिक्यूल A है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर A जो है वो सोडियम है और दूसरा जो आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक जो है वो है क्लोरीन। Na और Cl2, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बना रहे हैं, NaCl। तो Na यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन से जुड़ रहा है, तो Na के पास से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसको दे देगा, वो क्लोरीन को दे देगा। तो Na का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, हिंदी में कहेंगे सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। वहीं पर क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है, सोडियम जुड़ रहा है, और वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, सोडियम के पास कम हो गए। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। और इस तरह से दो अभिकारक, दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिनमें से एक रिएक्टेंट का, एक अभिकारक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और दूसरे का हो रहा है रिडक्शन, यानी कि अपचयन। तो ये हमारी जो एडिशन रिएक्शंस हैं, जो हमारी योग अभिक्रियाएं हैं, इनमें इस तरह से रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। सेकेंड है डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है विघटन अभिक्रियाएं।
यानी कि यहाँ पर एक अभिकारक जो होगा, एक रिएक्टेंट जो होगा, वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन एंड इन दीज रिएक्शंस मॉलिक्यूल इज डीकम्पोज इनटू 2 और मोर पार्ट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एज गिवन बिलो। यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, जो आपकी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं ये योग अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। जो आपने अभी योग अभिक्रियाएं पढ़ी जिनमें ए और बी मिलकर के ए बी उत्पाद बना रहे थे, ठीक इसका उल्टा अब यहाँ होगा कि ए बी आपका कोई एक मॉलिक्यूल होगा, ये मान लीजिए ए बी है और ये ब्रेक हो रहा है ए और बी में, तो ये विघटन हो गया, योग अभिक्रियाओं का ठीक उल्टा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के उदाहरण देखिए, जैसे H2O है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, विद्युत अपघटन कराइए, इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। NaCl है, वहाँ उसको जब आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, तो आपको Na और Cl मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। इन अभिक्रियाओं को कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएँ। अब देखिए इनमें रिडॉक्स अभिक्रियाएँ कैसे होंगी, जैसे यहाँ पर NaCl या H2O। H2O का अगर आप एग्जांपल लें, H2O जब H2 और O2 में ब्रेक हुआ तो H2O जब H2 में कन्वर्ट होगा तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई ना। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन। तो हम कहेंगे H2O में H2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का अपचयन हो गया। वहीं पर ऑक्सीजन वाटर से निकल कर के ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गई, सिर्फ O2 में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें से क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गई, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो हम अब कह सकते हैं कि H2O जब H2 में कन्वर्ट हुआ तो H2 जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, उसका अपचयन हो गया। और जब H2O O2 में कन्वर्ट हुआ तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। तो ये एक ही अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। और किस तरह से हो रहा है कि जब हमारा जो एक अभिकारक अणु है, जो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, 2 या 2 से ज़्यादा उत्पादों में विघटित हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो भी रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि सभी अपघटन अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं नहीं होंगी। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होंगी जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ओके क्लास, आज इस एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रखते हैं। कल बची हुई 2 टाइप की एक्सप्लेनेशन समझेंगे, जो हमारी रिएक्शन के टाइप हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, और इसके अलावा आगे का जो सिलेबस है उसे कंटिन्यू करेंगे। नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कुछ बच्चों ने वर्क सेंड कर दिया है और कुछ बच्चे और सेंड कर दें, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ओके क्लास, थैंक यू।